अच्छा, हमारे एक व्यूअर हैं, उनका नाम है अली हैदर। अब इन्होंने एक सवाल किया बुखारी शरीफ की हदीस के ऊपर। वो हदीस है 3012। कहते हैं जी मुल्हिदीन एतराज करते हैं इस हदीस के ऊपर, और वो ये कहते हैं कि देखें जी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों और बच्चों को मारने का हुक्म दिया। मुल्हिदीन एतराज करते हैं ये तुम्हारे रहमतुल लिल आलमीन है जी। सही बुखारी की हदीस है 3012। कहते हैं जी मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से गुजरा और मकाम था अबवा औ यूदान। तो कहते हैं उस मकाम के ऊपर जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंचे ना, हम में से किसी एक ने पूछा, यानी उनसे सवाल किया गया उन घर वालों के लिए जो यहाँ पर रात गुजार रहे हैं, मुशरिकीन में से, यानी औरतों और बच्चों के बारे में। तो उन्होंने सवाल किया, कहते हैं मुशरिकीन के जिस कबीले पर शब खून मारा जाएगा, क्या उनकी औरतों और बच्चों को भी कत्ल करना दुरुस्त होगा? हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो भी उन्हीं में से हैं। अच्छा, ये हदीस है जिससे वो कहते हैं देखो जी, अल्लाह के रसूल ने एक तो शब खून मारा रात के टाइम बगैर बताए, और दूसरा ये कहा कि इनकी औरतों और बच्चों को भी कत्ल करना दुरुस्त होगा। जबकि ये सवाल पूछा गया था, उस पर आपने कहा था कि वो उन्हीं में से हैं। अब ये उन्हीं में से हैं किस चीज का इशारा है, इसको हम खोल के बयान करें। ये थी बुखारी की हदीस 3012। अब अगर ये भाई थोड़ा सा तरद्दुद करते और दो हदीसें बाद पढ़ लेते तो इनको क्लियर हो जाता कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हकीकी हुक्म क्या था, और क्यों इस हदीस के अंदर अल्लाह के रसूल ने कहा कि वो उन्हीं में से हैं। क्यों कहा था, देखें अगली ही चंद हदीसों बाद, यानी वो 3012 थी और ये हदीस है 3014 एंड 3015। अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफा गजवा में आपने देखा एक औरत जो है वो मैदान के अंदर कत्ल कर दी गई। तो हजरत ऊपर वाली हदीस पहले 3014 देखें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों और बच्चों के कत्ल करने पर इनकार जाहिर किया। आपने कहा कि नहीं कत्ल करो इनको। 3015 आप हदीस देखें अगली। अब्दुल्ला बिन उमर फरमाते हैं कि एक औरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में किसी गजबे में मकतूल पाई गई, यानी उसको किसी ने मर्डर कर दिया। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों और बच्चों के कत्ल से मना फरमाया। अब ये भी बुखारी की हदीस है, मना फरमाया। अब ये बज़ाहिर तजाद उठता है। फील ये होता है कि एक जगह अल्लाह के रसूल कह रहे हैं कि ये उन्हीं में से हैं, और एक जगह कत्ल किया गया तो कहते हैं बच्चों और औरतों को कत्ल ना करो। तो हमने पहले इस हदीस के बैकग्राउंड को समझना था कि हमें पता चले ये खास मकाम था, क्योंकि देखो रावी ने मेंशन भी किया है कि अबवा का मकाम था। ये था क्या, इसको पहले समझे। कुरैश का जो कबीला था उसके छोटे छोटे दूसरे कबीले हलीफ थे। हलीफ का मतलब ये होता था कि उनके पॉलिटिकल अलायंसेज होते हैं, एफिलिएशंस होती हैं। जैसे मिसाल के तौर पर नेटो है, नेटो इस वक्त बनी हुई है 20+ कंट्रीज है, तो इनका अलायंस इस चीज के ऊपर हुआ है कि कोई टेररिज्म या कोई हम पर को प्रेशर डालेगा तो सारे मुल्क अपना अपना फंड करेंगे, सपोर्ट करेंगे। इसी तरह इस्लामिक कंट्रीज का भी बना हुआ था, ओआईसी का इत्तेहाद बना हुआ था, या अभी नॉर्थ थंडर फोर्स है, अलायंस बना था कि जिसमें यह था कि किसी एक मुल्क के ऊपर अटैक होगा दूसरे मुल्क उसकी सपोर्ट करेंगे। तो अरबों के अंदर भी हलीफ सिस्टम होता था कि उस वक्त जो तवाइफुल मुलूकी थी, मुख्तलिफ कबीलों में जंगें हुआ करती थी, तो हर कबीले ने अपना अपना सपोर्ट के लिए एक हलीफ चुना हुआ था। कुरैश का एक हलीफ कबीला था जो बनु खज़ाआ था। ये कबीला कुरैश के बहुत ज्यादा करीब था। उसकी वजह यह है कि कुरैश में कबीले से बाहर कुछ शादियां होती थी, लड़कियां भी जाती थी और लड़के भी लड़कियां लेके इस खानदान से जाते थे, और उधर लड़कियां भी आती थी बनु खज़ाआ में से। उसकी वजह होती थी खाना काबा के इर्द गिर्द मुतवल्लियत को मजबूत करना, क्योंकि अरब में, हिजाज में उसको सपोर्ट होती थी जिसके पास खाना काबा होता था, तो वो कुरैश के पास था। तो हर कबीले का ये होता था कि वो किसी तरीके से काबे वालों के साथ या कुरैश के साथ ताल्लुक मजबूत करे। बनु खुजा के साथ ये ताल्लुक था उनका। बनु खुजा की छोटी शाख थी मुस्तलक, बनु मुस्तलक। ये जो बनु मुस्तलक था, इनका लीडर था हारिस बिन जरार। इस बंदे का काम क्या था कि ये बंदा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीना आने के बाद, चूंकि ये जो मुस्तलक था ये मदीना से कुछ फासले के ऊपर, ये गालबन एरिया अगर मैं गलत नहीं हूं तो मदीना से कोई 9 या 10 मील के फासले पर था, यानी इतना करीब था। यानी कहां मक्का और कहां ये कबीला मदीना के बिल्कुल पास, 9-10 मील के फासले पर बाहर के एरिया की तरफ। तो जब मुशरिकीन मक्का के साथ जंग बंदी हुई और इस तरह के मामला चल रहे थे कि कब छोटी मोटी झड़पों के बाद अब थोड़ा ठंडा माहौल हुआ था, तो ये करीबन वाकया है 5 हिजरी का, जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह हुक्म दिया था। हुआ ही कुछ यूं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर मिली कि हारिस बिन जरार मुशरिकीन मक्का के साथ मिलकर फौज इकट्ठी कर रहा है बनु मुस्तलक के एरिया के करीब, जिधर इन्होंने पड़ाव डाला हुआ है, और वो शब खून मारने और रात के वक्त हमला करने के इरादे के साथ है। यानी वो हमें खबर नहीं दे रहे मगर जंग तैयारी कर रहे हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ उड़ती हुई खबर की तस्दीक नहीं कर दी कि भाई चलो, आपने सहाबी को भेजा, और एक सहाबी अभी मुझे उनका नाम भूल रहा है, वो सहाबी को बकायदा भेजा कि जाओ उस एरिया की खबरगिरी करके आओ। उसने जब रिपोर्ट इकट्ठी की, उसने आकर अल्लाह के रसूल को बताया, या इंटेलिजेंस इकट्ठी की, तो उसने आकर बताया सहाबी ने कि अल्लाह के रसूल बात तो सच है, वहां पर पड़ाव डला हुआ है और लोग तो तैयारियां कर रहे हैं। तो अल्लाह के रसूल ने इसको सरिया या गजवा बनु मुस्तलक भी कहते हैं, छोटी सी एक झड़प थी। अब मैं आपको बताऊंगा थोड़ा डिटेल के अंदर, ये बैकग्राउंड थोड़ा दे रहा हूं। तो अल्लाह के रसूल उस हारिस बिन जरार नामी शख्स की इस साजिश को नाकाम करने के लिए
آپ ऑफेंसिव मोड के अंदर निकले और आपने बगैर बताए वहां जाकर पड़ाव डाल दिया उनके करीब, रात के बिल्कुल करीब। बुखारी शरीफ के अंदर और फुकाहा जमहूर का इस पर मौकफ है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शब खून मारने से मना फरमाया हुआ है। सिर्फ एक्सेप्शनल कुछ जगह थी जिधर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुश्मन को गाफिल रखते हुए उस पर हमला किया, वरना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके सख्त खिलाफ थे कि जिस जगह पर जंग लड़ी जाए या जिसके ऊपर हमला किया जाए उसको पहले इतला ना दी जाए। हमेशा आप पेशगी इतला देते थे, ऐलान होता था, मुअज्जिन ऐलान करते थे कि भाई जंग होने लगी है तैयारी, तब जाके सुबह के वक्त जंग होती थी। कभी शब खून नहीं मारा था। मगर ये चूंकि ऐसे स्ट्रेटेजिक पॉइंट के ऊपर था और अगर ये अटैक करता उस वक्त तो मुसलमानों को खबर भी नहीं होनी थी कि उनके साथ क्या होना था। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि वहां जाकर पड़ाव डालो। अब वहां पड़ाव डाला तो वो बेसिकली उनके घर थे। आप इस हदीस के बाब के अंदर देखें तो आपको पता चलेगा कि हुआ क्या। हदीस आपके सामने है, आप इसका चैप्टर पढ़े। चैप्टर है बाबू अहले दारी युबय्यितूना, घर वाले, यानी ये जंग मैदान जंग में नहीं होने वाली थी, ये महल्ले के अंदर जंग चली गई थी। अब आप समझ रहे हैं, महल्ले के अंदर, यानी कोई जंग जब स्ट्रीट्स तक या सिटी के अंदर आ जाती है जंग, तो उस वक्त जंग की नोयत और होती है। मैदान जंग के अंदर जंग की नोयत उसूल और होते हैं, जब वो स्ट्रीट्स के अंदर, गलियों के अंदर, महल्लों के अंदर चली जाती है जंग, तो उसके हालात और होते हैं। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब वहां पड़ाव डाला तो उस वक्त किसी सहाबी ने ये सवाल किया, जैसे साहब बिन खुदा की बात हो रही है, उन्होंने सवाल किया कि अल्लाह के रसूल, वहां की जो औरतें हैं और बच्चे हैं, अब तो ये हम गलियों मोहल्लों में आ गए हैं, ये तो सामने घर नजर आ रहे हैं, और वो सहाबी कहते हैं हम सामने देखते थे कि वो अपने ऊंटों को पानी पिला रहे थे, हम उनकी औरतों को देखते थे, उनके बच्चों को देख रहे थे सामने। तो हमने कहा अल्लाह के रसूल, ये तो सामने बच्चे और औरतें हैं, तो हम बड़े खतरे के लिए निपटने जा रहे हैं, ये बीच में तो ये बच्चे भी आ जाएंगे, औरतें भी आ जाएंगी। तो अल्लाह के रसूल ने कहा ये उन्हीं में से हैं। अब जंग की दो ऑप्शन थे आपके पास, या तो आप वहां से वापस चले जाते और वो आप पर हमला करते और आपको नुकसान होता, और दूसरा ये है कि आप वहां पर रुक कर उन पर हमला करते और आप नुकसान से अपने आप को बचा लेते। अब हुआ क्या, ये बज़ाहिर नजर आता है कि जनाब मुल्हिदीन ये पेश करते हैं हदीस पेश करके कि जनाब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चों को भी उड़ा दिया, औरतों को भी उड़ा दिया, जनाब कहा कि ये भी उनमें से हैं, इनको कत्ल कर दो। हुआ कुछ भी नहीं, चुंगे चुंग। हाँ जी, अब सीरत की जितनी किताबें हैं, इब्न हशाम निकाल, जो मैंने तफसील बताई, इब्न हशाम निकाल के देखें, तबकात इब्न साद निकाल कर देखें, आप जदीद सीरतों के अंदर से रहमत लिल आलमीन काजी सुलेमान मंसूर बरी निकाल के देखें, सैयद सुलेमान नदवी की और शिबली नुमानी साहब की जो सीरतुन नबी है उसको निकाल कर देखें, क्योंकि उन्होंने ओरिएंटलिस्ट वगैरह के इतराज़ात दिए हुए हैं, तो वो बड़ी तकाबुली सीरत है इस वाले। तो आप देखें कि उस सीरत के अंदर उन्होंने बयान किया, पता है कितने लोग मरे थे टोटल? 10 बंदे, एक औरत भी नहीं मरी। ये जो मुल्हिदीन कहते हैं ना, ये जो जंग हुई है जिस हदीस में कहा जा रहा है कि जनाब इनकी औरतें और बच्चे भी उनमें से हैं, एक भी औरत या बच्चा नहीं मरा, 10 बंदे मरे हैं और 600 बंदे कैदी कर लिए गए। हुआ कुछ यूं कि जब ये अटैक हुआ तो हारिस बिन ज़रार जो है उसको खबर मिली कि ये तो हमारे घर के अंदर घुस आए हैं, तो वो भागा वहां से, और उनकी बेटी थी जवेरिया जो बाद में हजरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अकद में आई। वो एक लंबा वाक़या। गज़वा बनी मुस्तलक जो है ये इस हवाले से मशहूर है कि इसमें सिर्फ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि उनके औरतें और बच्चे उन्हीं में से हैं। अब आ जाते हैं हम टिपिकल मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। हमने पहले कहा है कि इस्लाम को हम सिर्फ धर्म और मजहब के तौर पर नहीं देखते, हम इसको पूरे सिस्टम के तौर पर देखते। मिलिट्री जो है इसकी पूरे प्रोसीजर और पूरा एक सिस्टम है। मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस चीज की इजाजत, जिस खतरे को सामने देखते हुए इजाजत दी थी, उसको कहते हैं कोलैटरल डैमेज। मिलिट्री की एक टर्म है जिसको कहते हैं कोलैटरल डैमेज, और ये कब होती है? जब मिलिट्री ने कोऑपरेशन करना होता है। आपके सामने मरियम वेबस्टर जो है इसकी कोलैटरल डैमेज की मैं डेफिनेशन सामने रख देता हूं। ये कहते हैं इंजरी इन्फ्लिक्टेड ऑन समथिंग अदर देन एन इंटेंडेड टारगेट, स्पेसिफिकली सिविलियन कैजुअलिटीज ऑफ अ मिलिट्री ऑपरेशन। वो कहते हैं कोलैटरल डैमेज जो होता है ऐसा जख्म या ऐसा हमला या ऐसा अटैक कि जो इरादे के साथ किया जाए, पूरे इरादे के साथ, कि जिसके अंदर चांसेस हों कि हो सकता है कि यहां पर सिविलियन कैजुअलिटीज हो सकती हैं, यानी आम जो सिविलियन यानी इनोसेंट ह्यूमन बीइंग है वो मर सकते हैं, या माली नुकसान हो सकता है, स्कूल बिल्डिंग्स उड़ सकती हैं, हॉस्पिटल उड़ सकता है, कोई बैंक उड़ सकता है, कोई हो सकता है ऑफिस उड़ जाए, ठीक है, पार्क उड़ जाए, ये चीजें हो सकती हैं। तो मिलिट्री ऑपरेशन में कोलैटरल डैमेज की इजाजत हमें मिलती है। अच्छा, अब आप कह सकते हैं कि कोलैटरल डैमेज की वजह से क्या हम ऑपरेशन को रोक दें? क्या बड़ा नुकसान होने दें छोटे नुकसान की वजह से? तो मिलिट्री ऑपरेशन के तहत एक ओपन लेटर लिखा गया था इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की तरफ से 2006 के अंदर। और वो लेटर क्यों लिखा गया था? क्योंकि उसमें इराक वॉर के हवाले से कुछ रिजर्वेशंस थी जो इंटरनेशनल कम्युनिटी को और मुस्लिम कम्युनिटीज को थी। वो लेटर मैं आपके सामने पेश करता हूं। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट फरवरी 2006 के अंदर अपनी फाइंडिंग्स देता है कि जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का प्रोसिक्यूटर होता है वो कहता है 240 के करीब मुख्तलिफ कम्युनिकेशंस कंसर्निंग द सिचुएशन इन इराक, इराक के हवाले से
जो नाटो ने वहां पर तबाही मचाई है, खासकर यूके का सबसे ज्यादा हाथ था उसके अंदर, यही वजह कि टोनी ब्लेयर बाद में मुंह छुपाता फिरता था। तो उन्होंने कहा कि जनाब इस पर एतराजात किए गए हैं। दीज कम्युनिकेशंस एक्सप्रेस द कंसर्न ऑफ न्यूमरस सिटीजंस एंड ऑर्गेनाइजेशंस रिगार्डिंग द लॉन्चिंग ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस एंड द रिजल्टिंग ह्यूमन लॉस। वो कहते हैं हमारे सामने एक कंसर्न रखा गया कि मिलिट्री ऑपरेशंस के नतीजे में ह्यूमन लॉस हुआ है। जिस तरह मुल्लिन ये कहते हैं कि एक मिलिट्री, जो दारी बात है, जंग हो रही, मिलिट्री ऑपरेशन गया है, तो उस वक्त की जो मिलिट्रीज होती थी ऑब्वियसली वो वॉलंटियरली लोग उसमें शामिल होते थे, को प्रॉपर लोगों ने फौजियां, मुल्कों ने फौजें तो नहीं बनाई होती थी। तो इन्होंने कहा जी वो आई हैं तो उसमें लॉस हुआ है। नीचे वो लिखता है, कहता है while sharing regret over the loss of life caused by the war and its aftermath, as the prosecutor of the International Criminal Court, I have a very specific role and mandate. As specific, वो कहता है मेरा ये रोल है सारा, उसमें वो बयान करता है। ये 10 पेजेस के ऊपर ओपन लेटर है जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की जो प्रोसिक्यूटर है उसने लिखा है। इसका चंद इक्तबासात मैं आपके सामने रखता हूं कि वो क्या कहता है कोलैटरल डैमेज के ऊपर। और इस सूरत में दोस्तों ये कह रहा है कि जब आपको आंखों से नजर आ रहा हो कि ह्यूमन लॉस होगा, आपने तब कोलैटरल डैमेज की बुनियाद के ऊपर मिलिट्री ऑपरेशन आप कर सकते हैं। क्या ये ह्यूमैनिटेरियन लॉ के ऊपर जायज है कि नहीं जायज है, ये देख लें। इनकी प्रोग्रेसिव सोच है वो क्या कह रही है, और ये मुसलमानों के ऊपर एतराज मुल्हिदीन कर रहे होते हैं। ये देखिए जी पेज 4 और 5, उसमें वो कहते हैं कि इल्जाम लगाया जाता है, उसका चैप्टर की हेडिंग उसने पूरी दी है, एलिगेशंस कंसर्निंग वॉर क्राइम्स, एलिगेशंस कंसर्निंग द टारगेटिंग ऑफ सिविलियंस और क्लियरली एक्सेसिव अटैक्स। वो कहते हैं द ऑफिस रिसीव्ड, यानी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो है, office received many allegations relating to civilian deaths, injuries and damage occurring during the military operations between March and May 2003. वो कहते हैं इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के ऑफिस को बड़े इल्जामात मौसूल हुए हैं कि बड़े तादाद पर सिविलियन की डेथ हो रही है, जख्मी हो रहे हैं और बड़े पैमाने पर इमारतों का माली नुकसान हो रहा है उन मिलिट्री ऑपरेशंस के दरमियान जो मार्च से मई, 3 महीने, मार्च, अप्रैल और मई 3 महीने 2003 के अंदर हुआ है इराक के अंदर। ये जो अगला पैराग्राफ है ना, इसको आपने गौर से पढ़ना है, सफा 5 के ऊपर। कहते हैं अंडर इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ एंड द रोम स्टैट्यूट द डेथ ऑफ सिविलियंस, कहते हैं इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन यानी इंसानी हकूक के मुताबिक, कानून के मुताबिक, और जो रोम स्टैट्यूट है ये बेसिकली इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की पूरी एक किताब है कानून की, उसमें प्रोविजंस हैं, आर्टिकल्स हैं सारे। इन दोनों के मुताबिक वो कहते हैं द डेथ ऑफ सिविलियंस, मासूम लोगों का, शहरियों का मरना ड्यूरिंग एन आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट, जंगों के दरमियान, नो मैटर हाउ ग्रेव एंड रिग्रेटेबल, इसमें कोई मजा का नहीं है कि वो कितना दुख वाला हो या कितना शर्मिंदगी का बायस हो, डज नॉट इन इटसेल्फ कॉन्स्टिट्यूट अ वॉर क्राइम, ये हकीकत के अंदर कोई वॉर क्राइम में आता नहीं है। समझ रहे हैं आप? आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट के दरमियान अगर लोगों की मौत भी हो जाती है तो ये कितना ही पशमान क्यों रहा हो, इसको वॉर क्राइम के अंदर नहीं आएंगे। आगे जरा देखिए, आपके होश उड़ जाएंगे ये जो इस्लाम पे इल्जाम लगाते हैं। कहते हैं जी इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ एंड द रोम स्टैट्यूट परमिट बेलिजरेंट्स टू कैरी आउट प्रोपोर्शनेट अटैक्स अगेंस्ट मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स। वो कहते हैं इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ जो है और रोम स्टैट्यूट है, ये बेसिकली इजाजत देता है कि ऐसे अटैक्स मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स के लिए, इवन व्हेन इट इज नोन दैट सम सिविलियंस डेथ और इंजरीज विल अकर, यहां तक कि आपको ये पता हो कि मासूम लोगों की जान भी हो जाएगी, नुकसान भी होगा और वो कत्ल हो जाएंगे, ये आपको परमिट करता है। अ क्राइम अकर्स इफ देयर इज एन इंटेंशनल अटैक डायरेक्टेड अगेंस्ट सिविलियंस, कि जुर्म तो तब होता है कि जब आप इंटेंशनल अटैक सिर्फ सिविलियंस को फोकस करते हुए करें, तब जुर्म होता है। आपने डायरेक्ट सिविलियन को तो अटैक नहीं किया था, आप तो उन कबीलों को, उन लोगों को अटैक करने जा रहे थे जिन लोगों ने तैयारी की हुई थी आपके खिलाफ। तो जब सहाबा किराम ने पूछा कि इन बच्चों का क्या करना है, तो आपने कहा भाई ये तो कोलैटरल डैमेज है, कि हम एक ऑब्जेक्टिव लेकर निकले हैं कि हमने ये ऑब्जेक्टिव हासिल करना है। अब मैं आपके सामने रखता हूं कि उस ऑब्जेक्टिव के लिए उन्होंने कितनी बड़ी बात की है सर, जरा देखें। अब उन्होंने जिस आर्टिकल से दिया, ये जिनेवा कन्वेंशन से दिया। जिनेवा कन्वेंशन जो है उसको जनाब दुनिया मानती है। ये सफा 5 के ऊपर उसमें 11 नंबर पॉइंट था, उसका उन्होंने दिया है रेफरेंस। वो कहते हैं आर्टिकल 52 ऑफ एडिशनल प्रोटोकॉल 1 टू द जिनेवा कन्वेंशंस प्रोवाइड्स। एडिशनल प्रोटोकॉल जो है बेसिकली जिनेवा कन्वेंशंस को मर्ज किया गया था, क्योंकि ये 4 बड़ी बड़ी कन्वेंशंस डिफरेंट टाइम पे हुई हैं ऑनवर्ड्स वर्ल्ड वॉर 2 तक, तो उनको मर्ज किया गया है। उसका आर्टिकल 52 वो कह रहे हैं प्रोवाइड्स अ वाइडली एक्सेप्टेड डेफिनेशन ऑफ मिलिट्री ऑब्जेक्टिव। वो कहते हैं जो अस्करी ऑब्जेक्टिव होता है, मिलिट्री ऑब्जेक्टिव होता है, यानी मिलिट्री ऑब्जेक्टिव की एक बड़ी वसी डेफिनेशन की है। क्या डेफिनेशन की है? वो कहते हैं इन सो फार एज ऑब्जेक्ट्स आर कंसर्न्ड, मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स आर लिमिटेड टू दोज ऑब्जेक्ट्स विच बाय देयर नेचर, लोकेशन, पर्पस और यूज
make an effective contribution to military action and whose total or partial destruction, capture and neutralization in the circumstances ruling at the time offers a definite military advantage. इसका खुलासा मैं आपके सामने रख देता हूं कि ये आपको महदूद करता है आपके ऑब्जेक्ट्स को उस तरफ कि आप जिस नोयत का ऑपरेशन कर रहे हैं, जिस जगह पर कर रहे हैं, जिस मकसद के लिए कर रहे हैं, अगर उस दौरान में कोई नुकसान हो जाता है, किसी को मारना पड़ जाता है, किसी को न्यूट्रलाइज करना पड़ जाता है उन खास हालात के अंदर, और आपको मिलिट्री का वो मखसूस ऑब्जेक्टिव या मुख्तलिफ एडवांटेज मिल रहा है, तो आप वो कर सकते हैं, उसको मिलिट्री ऑब्जेक्टिव कहा जाता है। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनु मुस्तलिक के अंदर जो ऑब्जेक्टिव हासिल करना चाहा था वो ये था कि हारिस बिन ज़रार की जो साजिशें हैं कि मुशरिकीन मक्का के साथ मिलकर मदीना को दबाव में डाले, आपने वो हासिल किया। उसकी वजह ये है कि गज़वा बनु मुस्तलिक के बाद हजरत जुवेरिया जो हारिस बिन ज़रार की बेटी थी, जब वो आपके निकाह के अंदर आई, वो पूरे का पूरा कबीला आपका ताबे हो गया था, पूरे का पूरा कबीला, और मुशरिकीन मक्का के साथ बाइकाट हो गया। उसका सबसे बड़ा फायदा तो ये हुआ, यही वजह है कि वो फिर ग्राउंड पर आए थे सुलह हुदैबिया के लिए। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मिलिट्री स्ट्रेटजी को इस्तेमाल किया, और आपने बिल्कुल ठीक किया कि आपने कहा कि ये कोलैटरल डैमेज होगा। अदरवाइज ये है, मिसाल के तौर पर एक आपका दुश्मन है, वो गली के अंदर घुस गया है, सिविलियन के अंदर घुस गया है, और आपको पता है कि अगर आपने उसको छोड़ दिया तो पूरी इंसानियत का नुकसान हो जाएगा, या इससे बड़े पैमाने पर नुकसान होगा, आपको उसको पकड़ना पड़ेगा। पूरी दुनिया के अंदर इंसानी हकूक की तंजीमें सारी कोलैटरल डैमेज को मानती हैं, हालांकि उसमें सहाफी भी मरते हैं, उसमें स्कूल टीचर्स भी मर जाते हैं, उसमें डॉक्टर्स और नर्सेज भी मरती हैं, उसमें आपके ट्रांसपोर्ट वाले भी मरते हैं, मगर उन सब को बड़े खंदा पेशानी के साथ कोलैटरल डैमेज का हिस्सा बना के कबूल किया जाता है। उस वक्त तो इंसानियत नहीं शर्माती, क्योंकि वॉर स्ट्रेटजी ये है। आप मुझे बताएं दूसरा तरीका क्या हो सकता है? पॉसिबल नहीं।